नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वोट चोरी के मुद्दे की, जिसने इस समय देश में एक बहुत बड़ा विमर्श खड़ा कर रखा है। राहुल गांधी ने तो वोट चोरी के मुद्दे पर बाकायदा चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर रखा है, और जब चुनाव आयोग ने हलफनामा मांगा तो उसे देने से भी मना कर दिया था। इसी एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अनेक याचिकाएं दायर की गई थी और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर 2025 को मामले की सुनवाई भी की है। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, अतः मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वे वीडियो को अंत तक देखें और विषय की गंभीरता पर चिंतन और मनन भी करें। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जैसे ही चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को घोषणा की कि वह बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर कराएगा, अचानक से बहुत से नेताओं और राजनीतिक पार्टियों ने प्रश्न खड़ा करना प्रारंभ कर दिया कि इसकी क्या आवश्यकता है, जबकि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इलेक्शन कमीशन का काम है हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र या मृत मतदाताओं को सूची से हटाना, ताकि मतदाता सूची पारदर्शी और शुद्ध बनाई जा सके। उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव सूची के विशेष पुनरीक्षण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई पात्र मतदाता वोट देने से न छूट जाए और कोई अपात्र व्यक्ति वोट देने के लिए शामिल न हो जाए। चुनाव आयोग के इस वक्तव्य के बाद पहले तो इस प्रक्रिया को तीखे बयानों के दबाव से रोकने की कोशिश की गई, परंतु जब राजनीतिक दलों ने यह देख लिया कि चुनाव आयोग पीछे हटने को तैयार नहीं है, तब उन लोगों ने वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाने प्रारंभ कर दिए। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि विदेशी लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने के नाम पर एक धर्म विशेष के लोगों को जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग के पास विदेशी नागरिकों की पहचान का कोई अधिकार ही नहीं है, यह कार्य गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा वोट चोरी का आरोप लगाया। यह भी कहा गया कि लाखों वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। परंतु जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां कोई तथ्य राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि भारत के लोकतांत्रिक विधि से कराए जा रहे चुनावों में केवल भारतीय नागरिकों द्वारा ही वोट दिया जाए। चुनाव आयोग ने कभी नहीं कहा कि वह विदेशी नागरिकों की पहचान करेगा। उसने सिर्फ भारतीय नागरिकों द्वारा ही भारत के चुनावों में वोट दिया जाना सुनिश्चित करने की बात की थी। चुनाव आयोग की इस बात से तो मैं भी सहमत हूं। देश के चुनावों में देश के नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार होना है चाहिए। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक गांव के प्रधान का चुनाव होना है, तो उसमें उस गांव के निवासी ही तो वोट देंगे। यदि दूसरे गांवों के लोग भी वोट देने आ जाएंगे तो उस गांव के लोगों का लोकतांत्रिक चुनाव का अधिकार ही नहीं समाप्त होगा। गलत और अयोग्य लोग भी चुनकर के प्रधान बन जाएंगे, जो उस गांव के उत्थान के लिए नीतियां नहीं बनाएंगे, बल्कि उन पड़ोसी गांव वालों के लिए काम करेंगे जिनके वोटों की वजह से वो चुन करके आए हैं। और वे अपने गांव वालों की परवाह भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है अच्छी तरीके से कि अगली बार भी वे इसी तरह दूसरे गाँव वालों के वोटों से जीत करके आ जाएंगे। सारा नुकसान तो उस गाँव के लोगों को ही होगा। कांग्रेस के जयराम रमेश ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोला था। कहा कुछ सीटों पर हटाए गए वोटों की संख्या जीत के मार्जिन से भी ज्यादा है, लेकिन उनके सारे दावे झूठे निकले। राहुल गांधी की बिहार न्याय यात्रा के दौरान रोहतास जिले की एक निवासी रंजू देवी को एक वीडियो में राहुल गांधी के साथ प्रमुखता से दिखाया गया। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के कारण उनकी और उनके परिवार के 5 अन्य सदस्यों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए और ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस ने रंजू देवी के लिए प्रदर्शन किया था, इसे वोट चोरी का प्रतीक बनाया। कांग्रेस नेताओं, विशेष रूप से राहुल ने इसे गरीब और दलित परिवारों के खिलाफ जानबूझकर के नाम हटाने का कारण बताया और इसे सबूत के रूप में दिखाया। लेकिन अगले ही दिन 20 अगस्त 2025 को रंजू देवी ने अपने बयान से पलटी मार ली और स्वीकार किया कि उन्हें उनके स्थानीय वार्ड सदस्यों ने गलत जानकारी दी थी। उन्होंने पुष्टि की कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनके परिवार के सभी 6 सदस्यों के नाम मौजूद हैं। कांग्रेस का यह दावा झूठा निकला और खुद जनता ने इसे चुनाव प्रक्रिया से जनता का भरोसा तोड़ने के लिए कांग्रेस का रचा गया एक स्क्रिप्टेड स्टंट बताया।
इसी प्रकार अमन कुमार और सुबोध कुमार के बारे में कांग्रेस के दावे झूठे निकले और यही कारण है कि चुनाव आयोग के बार बार राहुल गांधी से हलफनामा मांगने पर वो हलफनामा देने को तैयार नहीं हुए थे, क्योंकि हलफनामा तो तभी दिया जाएगा ना कि जब सत्यता हो और तथ्य हो आपके पास। सबसे मजेदार बात तो 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने घटी, जब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर, पीपुल्स यूनियन फॉर विल एवं अन्य लोगों की एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हो रही थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में एक व्यक्ति के लिए कहा गया कि उसका नाम आयोग की अंतिम मतदाता सूची में से गलत तरीके से काट दिया गया है, जबकि उसका नाम जारी की गई मसौदा सूची में था। कोर्ट ने पाया कि व्यक्ति का नाम मसौदा सूची में भी नहीं था, अतः नाम कटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस विषय को लेकर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि जितना जज्बा आप एसआईआर के विरोध के लिए यहां कर रहे हैं, उतना ही आपको हलफनामा सही करने के लिए भी करना चाहिए था। कोर्ट ने बाकी 20 हलफनामों को जो उन्होंने जमा किए थे उसको देखने से ही मना कर दिया और कहा कि जब आपका पहला हलफनामा ही गलत है तो बाकी हलफनामों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, उनकी विश्वसनीयता ही कहाँ रह जाती है। एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने इस झूठे शपथ पत्र के लिए न तो खेद व्यक्त किया और न माफी मांगी, बल्कि कहा कि यह जानकारी एक जिम्मेदार व्यक्ति ने दी थी और इसका सत्यापन जिला स्तर की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा किया जाना चाहिए था। मतलब उन्होंने भी उसको दूसरे के ऊपर डाल दिया। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि प्रभावित व्यक्तियों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर मिलना चाहिए और इसके लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स की सहायता से उन्हें अपील दाखिल करने की प्रक्रिया में मदद की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एडीआर को इस तरह के हलफनामों की सत्यता की जांच पहले कर लेनी चाहिए थी। तथ्यों की गलत जानकारी देने पर कोर्ट ने गंभीर आपत्ति और नाराजगी जताई। लेकिन प्रश्न यह खड़ा हो जाता है कि अगर वकील प्रशांत भूषण के स्थान पर कोई असाधारण वकील होता या आम नागरिक होता तो क्या इस झूठा हलफनामा देने के लिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने पर, उसके विरुद्ध परजुरी या अवमानना की कार्रवाई नहीं की जाती? मेरे वे दर्शक जो कानून के जानकार हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कोर्ट में झूठा हलफनामा देने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। बहरहाल अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। ये वही पार्टी है जो सत्ता में रहकर चुनाव आयोग को अपनी जेब में रखती थी, मनमानी नियुक्तियां करती थी और अब सत्ता में नहीं है तो चुनाव आयोग पर ही उंगली उठा रही है। आप लोग याद कीजिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के दौर में पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को 1999 में कांग्रेस ने ही टिकट दिया था, वो भी एल के अडवाणी के खिलाफ लड़ने के लिए गांधीनगर की चुनाव सीट से उनको लड़वाया था। एमएस गिल जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे, यूपीए सरकार में मंत्री बनाया गया था। बीएस रामादेवी जो भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी, उनको कांग्रेस ने गवर्नर बनाया था। नवीन चावला को यूपीए ने चुनाव आयुक्त बनाया, जबकि बीजेपी ने उनका खूब विरोध किया था। वो कांग्रेस के वफादार हैं, यह माना गया था। यह थी कांग्रेस की निष्पक्षता और निष्पक्ष चुनाव की उनकी मंशा। चुनाव आयोग को जेबी संस्था बनाकर रखा, मनपसंद नियुक्तियां की और उसके बाद चुनाव आयुक्त के रिटायर्ड अफसरों को पार्टी के टिकट व सरकारी पद बांटे गए थे। ये वही कांग्रेस है जिसने वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ भी किया था। राजीव गांधी सरकार के समय असम समझौता 1985 में साइन हुआ था, लेकिन आईएमडीटी एक्ट 1983, इलीगल माइग्रेंट्स डिटरमाइंड ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1983, जो कांग्रेस सरकार का था, को लागू रखा, जो अवैध प्रवासियों की पहचान को बहुत मुश्किल बना देता था। इसमें नियम यह था कि सबूत अवैध घुसपैठियों को नहीं देना है, इसका बोझ शिकायतकर्ता पर डाला गया था कि वो सिद्ध करे, अर्थात कोई नागरिक या पुलिस किसी को विदेशी बता रहे हैं तो उन्हें खुद प्रमाण देना होगा कि यह विदेशी है। जब आप उससे जन्म प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड या अन्य कोई दस्तावेज मांग ही नहीं सकते तो फिर आप उस व्यक्ति को विदेशी कैसे सिद्ध करेंगे? बहुत जटिल कानून था ये। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में इसे असंवैधानिक करार दिया था और स्पष्ट कहा था कि यह घुसपैठ को बढ़ावा देने वाला कानून है। राजीव गांधी सरकार ने असम में अवैध घुसपैठियों की पहचान को पटरी से उतारने वाली नीतियां भी अपनाई। 1971 को कट ऑफ डेट रखा, जबकि असम के स्थानीय लोग 1951 की कट ऑफ डेट की मांग कर रहे थे। आज ये लोग चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद वोट बैंक के लिए देश को खतरे में डाला।
अगर 1971 की कट ऑफ डेट मान भी लें तो 2005 तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को अवैध घोषित नहीं कर दिया, खत्म नहीं कर दिया, तब तक इन 34 वर्षों में कितनी घुसपैठियों ने असम में घुसपैठ की होगी और वहां से वो पूरे भारतवर्ष में कितने फैल गए होंगे, इसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब सब लोगों ने वोट चोरी के मुद्दे को एक किनारे रख दिया है और दूसरी मांग उछाल दी है कि चुनाव आयोग बताए कि कितने घुसपैठियों के वोट आपने काटे, और पूछ भी वही लोग रहे हैं जो पहले इसका विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता जांचने और उस पर उसके आधार पर उनका नाम काटने का अधिकार ही नहीं है जो गृह मंत्रालय के पास है। ये लोग ये भी कहते थे कि नागरिकता देने और जांच करने का पूरा काम गृह मंत्रालय का है। मित्रों, ये पूरा राजनीतिक ड्रामा है। विपक्ष सरकार की घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की मुहिम को फेल ही नहीं करना चाहता, बल्कि विपक्ष चुनाव से पहले चुनाव की पवित्रता पर, उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े करके नागरिकों के मन में संदेह पैदा करना चाहता है। लेकिन तथ्य उनके दावों को पूरी तरीके से नकारते हैं। डुप्लीकेट वोटर्स हट गए, फर्जी नाम हट गए, मतदाता सूची अब थोड़ी साफ सुथरी तो बनी है और गलतियां तो इतनी बड़ी मतदाता सूची में होंगी, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी विपक्ष के तमाम विरोधों के बाद एसआईआर प्रक्रिया को नहीं रोका था। यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। विपक्ष के आधार कार्ड लिए जाने की मांग भी मानी, पर चुनाव आयोग ने उसकी जांच का अधिकार भी चुनाव आयुक्त को दे दिया था। अगर ये एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट सही नहीं मानती तो ये अधिकार भी नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि बिहार में जिस किसी भी व्यक्ति का वोट गलत रूप से कटा है वो जिले से निःशुल्क कानूनी सहायता ले सकता है और इसके लिए कोर्ट ने प्रदेश के कानून विभाग को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति भी यदि उसका वोट कट गया है तो वह निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करके अपने वोट को जुड़वाने का प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। मित्रों, आपकी इस विषय में क्या राय है? देश का चुनाव केवल देश के नागरिकों की भागीदारी से ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए जैसा चुनाव आयोग ने कहा है, या मतदाता सूची की जांच किए बिना ही चुनाव कराए जाने चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।